विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में छात्रों हमें विशेषण और विशेषण का पद परिचय करना सीखेंगे। तो विशेषण का पद परिचय करने से पहले हमें विशेषण के बारे में पूर्णतः ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले छात्रों विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की परिभाषा है छात्रों, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ छात्रों आपको एक बात गौर करनी है कि विशेषता की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कैसे बताई जाती है। तो मोटे तौर पर छात्रों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को देखकर उसके बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वह छात्रों उस संज्ञा या सर्वनाम की क्या होती है? विशेषता। जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसको नाम दे दिया गया छात्रों बोर्ड। तो बोर्ड क्या है? संज्ञा। अब इस बोर्ड को देख करके आप कुछ भी कहेंगे कि बोर्ड अच्छा है, बोर्ड चौकोर है, बोर्ड लंबा है, बोर्ड सफेद है। कहने का मतलब इस बोर्ड को देख करके आप कुछ भी कहेंगे, जो भी कुछ कहेंगे वो सारे के सारे शब्द इस बोर्ड की क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो और बोर्ड की विशेषता बताने वाले शब्दों को सब छात्रों क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। तो मतलब विशेषता किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को देख करके जो भी कुछ कहा जाता है वो छात्रों क्या होती है? उसकी विशेषता। और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। जैसे कमरा है, इस कमरे को देख करके आप कुछ भी कहेंगे कि कमरा बड़ा है, कमरा चौकोर है, कमरा सुंदर है। तो छात्रों चौकोर है, बड़ा, सुंदर, ये सारे के सारे शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमरे की। तो सारे के सारे शब्द छात्र क्या कहलाएंगे? विशेषण। जैसे काला घोड़ा, ईमानदार छात्र, गरीब लड़का, सफेद गाय। ये तो छात्रों क्या होगा? संज्ञा। और इन संज्ञाओं को देखकर क्या कहा गया? घोड़े को देखकर क्या कहा गया? काला। छात्र को देखकर क्या कहा गया? ईमानदार। लड़के को देखकर क्या कहा गया? गरीब। और गाय को देखकर क्या कहा गया? सफेद। तो जिन जिन संज्ञाओं को देख करके जो भी कहा गया या जो भी कहा जा सकता है ये सारे के सारे शब्द विशेषण कहलाते। उसके बाद में विशेषण बता दिया मैंने। फिर आता है छात्रों विशेष से और प्रविशेष। विशेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। और जिस संज्ञा या सर्वनाम को देख करके कुछ कहा जाता है
वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही क्या कहलाता है छात्रों? विशेष से। जैसे मैंने अभी लिखा था काला घोड़ा, तो यहाँ घोड़े को देख करके कहा गया, तो घोड़ा शब्द क्या कहलाएगा? विशेष से। और काला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। तो विशेष से की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम को देख करके जो कुछ कहा जाता है या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा छात्रों प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ कह दूं बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा, तो छात्रों घोड़ा का क्या था? संज्ञा विशेष्य, और विशेष्य को देखकर क्या कहा गया? काला, तो काला क्या कहलाएगा? विशेषण। और विशेषण को भी देख करके छात्रों क्या कहा गया है? बहुत काला, तो बहुत शब्द क्या कहलाएगा छात्रों? प्रविशेषण। तो तीनों की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सफेद गाय बहुत अधिक दूध देती। यहाँ छात्रों हमें ये तीनों छांटने हैं। तो विशेषण, वाक्य में किसी संज्ञा को देख करके जो भी कुछ कहा गया वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो गाय क्या है? संज्ञा। गाय को देखकर क्या कहा गया? सफेद, ये क्या कहलाएगा? विशेषण। उसके बाद में दूध को देखकर क्या कहा गया? अधिक, ये क्या कहलाएगा? विशेषण। और छात्रों विशेषण को भी देखकर क्या कहा गया है? बहुत, तो ये क्या कहलाएगा छात्रों? प्रविशेषण। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, और जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहेंगे? विशेष्य। यहाँ ये भी क्या कहलाएगा? विशेष्य। देखो विशेष्य को देख करके क्या कहा गया? सफेद, तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और विशेष्य को देखकर क्या कहा गया? अधिक, तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और विशेषण को भी देखकर क्या कहा गया? बहुत, तो ये छात्र क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के छात्रों मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन एक 5वां प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रकार है छात्रों गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेत या सार्वनामिक, और 5वां बिंदु है छात्रों वो बताऊंगा आपको व्यक्तिवाचक है विशेषण। इस प्रकार से विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक 5वां प्रकार भी बताया गया है व्यक्तिवाचक है विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, काल,
स्पर्श, गंध, स्वाद आदि के बारे में छात्रों बताया जाता है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके दशा के बारे में, उसकी दिशा के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके काल के बारे में, उसको स्पर्श करके, उसको सूंघ करके और उसका स्वाद लेकर के जो भी शब्द काम में लिए जाते हैं छात्रों, वो सारे के सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ छात्रों बताने की आवश्यकता नहीं कि जैसे स्पर्श, इसको छू करके मैंने क्या किया कि मारकर कठोर है, तो कठोर शब्द क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। फूल को सूंघ करके मैंने कहा कि फूल खुशबूदार है, तो खुशबूदार शब्द क्या कहलाएगा छात्रों? गुणवाचक विशेषण। स्वाद, गुड़ को खा करके मैंने बताया कि गुड़ मीठा है, तो मीठा शब्द छात्रों क्या कहलाएगा? गुणवाचक है विशेषण। किसी का आकार देख करके मैं बताऊं कि वह छोटा है, बड़ा है, लंबा है, तो वो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे शब्द बताने के लिए जो भी शब्द काम में लिए जाते हैं, वो सारे के सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ छात्रों गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं, ये ध्यान रखना कि अवस्थाएं विशेषतः गुणवाचक विशेषण की होती हैं। अवस्था किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है छात्रों उपमावस्था। नाम से स्पष्ट हो रहा, मूलावस्था जहां वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम के सामान्य स्थिति या मूल स्थिति का बोध हो, या उस संज्ञा सर्वनाम की वाक्य में किसी से कोई तुलना नहीं की गई है, तो वहां छात्रों क्या होती है? मूलावस्था होती है। जैसे राम कक्षा में अच्छा है। यहाँ छात्रों अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण। और यहाँ अवस्था कौन सी होगी? मूल अवस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वाक्य में इस विशेषण पद के माध्यम से इस विशेष्य के किसी से कोई तुलना नहीं की गई है। तो जहाँ वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, वहाँ मूलावस्था या सामान्य अवस्था होती है। दूसरी है छात्रों उत्तरावस्था, जहाँ वाक्य में उस विशेषण शब्द के माध्यम से दो संज्ञा या सर्वनाम पदों के मध्य तुलना करके और फिर किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है छात्रों, तो वहाँ कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था होती है। जैसे राम कक्षा में दिनेश से अच्छा, तो यहाँ छात्रों पता चल रहा है कि इस विशेषण पद के माध्यम से दो संज्ञाओं के मध्य तुलना करके और फिर एक संज्ञा को अच्छा बताया गया है। तो यहाँ कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था। और तीसरी अवस्था है छात्रों उत्तमावस्था, जहाँ वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना करके फिर किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, तो वहाँ छात्रों उत्तमावस्था पाई जाती है। जैसे राम कक्षा में सबसे अच्छा है, इससे पता चल रहा है कि राम की तुलना कक्षा में सबसे की गई है।
और फिर राम को क्या बताया गया है। अच्छा, तो जहां एक संज्ञा सर्वनाम के सभी से तुलना करके फिर किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए उसे छात्रों उत्तमावस्था कहते हैं। और ध्यान रखें छात्रों, वो जो उत्तरावस्था है वो विशेषण पद से पहले से और विशेषण पद के बाद में तर जोड़ करके बनाई जाती है। और उत्तमावस्था छात्रों विशेषण पद से पहले सबसे और विशेषण पद के बाद में छात्रों तम जोड़ करके बनाई जाती है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठता और श्रेष्ठतम, समझ गए होंगे। और अवस्थाएं केवल मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं, गुणवाचक विशेषण में पाई जाती है। उसके बाद में छात्रों दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, संज्ञा की संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके संज्ञा की संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 विद्यार्थी, 2 कमरे, 5 गायें, 2 हाथ, 2 कान, 10 विद्यार्थी, 50 अध्यापक। तो यहाँ छात्रों संज्ञा की क्या बताई जा रही है, संख्या। लेकिन संज्ञा की संख्या छात्रों 2 प्रकार से बताई जा सकती है। एक तो निश्चितता में, और दूसरी है अनिश्चितता में। तो छात्रों निश्चितता में किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने के लिए जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 और 3 और 4 और, इस प्रकार से निश्चितता में संख्या बताई जाती है तो उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जहां छात्रों संज्ञा की निश्चित संख्या नहीं बताई जाती उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत छात्र, खूब, लड़के, कुछ कमरे, बहुत, खूब, कुछ, कई, ज्यादा, अनेक, ये सारे के सारे शब्द है छात्रों वो संख्या तो बता रहे हैं लेकिन उस संख्या की संख्या निश्चितता में नहीं बता करके किसे बता रहे हैं, अनिश्चितता में। एक तो अपन यहाँ ये कहें कि 20 छात्र, तो यहाँ छात्रों की संख्या निश्चितता में बताई जा रही है 20, तो 20 शब्द क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ बहुत छात्र है तो यहाँ छात्रों की संख्या का निश्चितता में नहीं पता चल रहा कि छात्रों की निश्चित संख्या कितनी है, तो ये बहुत शब्द क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक है विशेषण। समझ गए होंगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे कि जहाँ संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कहते हैं। उसके बाद में तीसरा है परिमाण वाचक, इसे कहेंगे किसी
वस्तु या पदार्थ की माप व मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण है कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ की माप या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण है कहते हैं। जैसे छात्रों 2 किलो तेल, 2 किलो अनाज, 1 मीटर कपड़ा, 2 इंच, 10 मीटर लकड़ी। तो छात्रों इंच, ग्राम, किलो, गज, मीटर, ये सारे के सारे किसी वस्तु या पदार्थ की माप और मात्रा का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को छात्रों हमें परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन किसी वस्तु या पदार्थ की माप और मात्रा भी छात्रों 2 प्रकार से बताई जाती है। इसलिए परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है छात्रों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित परिमाणवाचक में तो किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध किया जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, 2 किलो तेल, 2 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, 10 किलो केले या 3 किलो आम, 2 मीटर कपड़ा, ये सारे उदाहरण दिए। तो ये तो किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं छात्रों। और अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे कुछ आलू देना, थोड़ा सा तेल देना, जरा सा तेल देना, थोड़ा सा कपड़ा देना। तो छात्रों यहाँ पता नहीं चल रहा, जैसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा कपड़ा देना या 2 मीटर कपड़ा देना, तो यहाँ 2 मीटर से पता चल रहा है, कपड़े की माप और मात्रा का पता चल रहा है। तो 2 मीटर शब्द तो क्या कराएगा, निश्चित परिमाणवाचक। और मैं कहूँ कि थोड़ा सा कपड़ा देना, तो यहाँ छात्रों थोड़ा सा शब्द से कपड़े की माप और मात्रा का पता नहीं चल रहा, इसलिए थोड़ा सा परिमाणवाचक है विशेषण। यानी यहाँ ध्यान देना कि अनिश्चित संख्यावाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में छात्रों एक मोटा अंतर है। शब्द इसमें भी लगभग वही आते हैं और इसमें भी शब्द लगभग वही आते हैं जो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, ये तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ छात्रों आपको गौर करना है कि जैसे मैं अनिश्चित संख्यावाचक में लिख दो कि बहुत छात्र, और यहाँ लिख दो मैं बहुत पानी। अब छात्रों आपसे पूछा जाए ये तो क्या है और ये क्या है। अब दोनों शब्द ही अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। हम किसे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहें और किसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहें। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जिस वस्तु या पदार्थ की गणना की जा सके, या गणना मतलब जिसको गिना जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, उस वस्तु या पदार्थ के पहले यदि अनिश्चितता का बोध कराने वाला शब्द है तो उसको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
और यदि उस वस्तु या पदार्थ की गिनती नहीं की जा सकती, उसकी केवल माप और मात्रा की जा सकती है, तो उस अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को छात्र क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बहुत छात्र, तो विद्यार्थियों छात्रों की गिनती की जा सकती है, इसमें बहुत संख्या कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन पानी को गिना नहीं जा सकता, पानी की केवल माप या मात्रा ही तय की जा सकती है, इसलिए बहुत संख्या कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अनिश्चित संख्यावाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या अंतर है कि जिसकी गिनती की जा सके वो तो क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसकी केवल माप और मात्रा की जाती है, वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में छात्रों अगला बिंदु आता है संकेतवाचक विशेषण। इसको सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता। किसे कहेंगे छात्रों संकेतवाचक विशेषण? संज्ञा की ओर संकेत करने वाले, संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को संकेतवाचक विशेषण है कहते हैं। और करना, संज्ञा की ओर संकेत करने वाले, संज्ञा की ओर इशारा करने वाले, संज्ञा को बताने वाले सर्वनाम शब्दों को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए सर्वनाम शब्दों को ही काम में लिया जाता है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण को छात्रों सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यह, वह, यह पुस्तक अच्छी है। तो यहाँ छात्रों यह शब्द है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? पुस्तक संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। तो यह शब्द क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण। वह घर मेरा है। यहाँ छात्रों वह शब्द है किसकी ओर संकेत कर रहा है? घर की ओर संकेत कर रहा है। तो वह शब्द क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इन्हीं वाक्यों को मैं ऐसे लिख दो कि वह मेरा घर है। तो यहाँ छात्रों वह विशेषण न कहलाकर के क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ये मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाते समय बताया था कि संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होकर के और संज्ञा की ओर संकेत करने वाले ही शब्दों को क्या कहेंगे? हमें विशेषण कहेंगे। और संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे छात्रों? सर्वनाम कहते हैं। मुझे आ गया होगा कि यहाँ देखो यह भी विशेषण कहलाएगा, वह भी विशेषण कहलाएगा, लेकिन इस वाक्य में ये वह विशेषण नहीं कहलाएगा। क्यों? यहाँ ये वह शब्द है वो किसी संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा, वो घर संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर और संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्दों को छात्रों संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि संकेतवाचक विशेषण के छात्रों 4 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद। कौन कौन से?
निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण, पर्सनवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक। सार्वनामिक विशेषण। ये छात्रों संकेतवाचक विशेषण के 4 उपभेद माने गए हैं। अब ये उपभेद मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर कर पाए। ये सारे के सारे छात्रों सर्वनाम के भेद भी हैं। ध्यान देना, इन चारों सर्वनाम शब्दों के या चारों सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो शब्द यदि वाक्य में किसी संज्ञा पद से ठीक पहले प्रयुक्त होकर के और उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तब ये सारे के सारे सर्वनाम न कहला करके और क्या कहलाएंगे छात्रों? विशेषण कहलाएंगे। और विशेषण में कौन सा? संकेतवाचक है विशेषण। और इन चारों के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे शब्द यदि वाक्य में किसी संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं तब छात्रों ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम में कहलाएंगे। इसका उदाहरण मैंने आपको एक दिया भी था, उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ भी लेंगे कि यह पुस्तक सुंदर है और यह सुंदर पुस्तक है। तो यहाँ छात्रों आप बताएंगे कि ये 2 शब्द हैं, कौन से वाक्य में विशेषण है और कौन से वाक्य में सर्वनाम है। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होकर और संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? हमें संकेतवाचक विशेषण। और संज्ञा के लिए और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को छात्रों क्या कहेंगे? हमें सर्वनाम। तो यहाँ यह शब्द है छात्रों पुस्तक संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? सर्वनाम। समझ गए होंगे विशेषण में और सर्वनाम में क्या अंतर है कि इन चारों के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो यदि किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले प्रयुक्त होकर के उसकी ओर संकेत करेंगे तो क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। और संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं तब क्या कहलाएंगे छात्रों? ये सर्वनाम में कहलाएंगे। इन चारों के अंतर्गत चाहे कोई भी शब्द आए। उसके बाद में छात्रों एक 5वां प्रकार मैंने वो बताया था व्यक्तिवाचक है विशेषण। इसे कहेंगे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले वे विशेषण शब्द जो अन्य संज्ञाओं की या दूसरी संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो छात्रों उदाहरण लेंगे, जैसे हम जयपुर का उदाहरण ले लेते हैं कि जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका हम जयपुर से क्या बना दिया हमने? जयपुरी। अब ये जयपुरी शब्द छात्रों जयपुर की बहुत सारी वस्तुओं की क्या बताती है? विशेषता।
जैसे जयपुरी रजाई, जयपुरी रुमाल या जोधपुरी रुमाल, जोधपुरी कचौरी, ऐसे बीकानेर से बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले। इस प्रकार से छात्रों व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से ये विशेषण बनाए जाते हैं और ये विशेषण बाकी संज्ञाओं की क्या बताते हैं, विशेषता। इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आपके विशेषण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, 5 प्रकार भी होता है। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, काल, स्थान, गंध, स्वाद आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। इसकी 3 अवस्थाएं होती है, मैंने आपको बता दें। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ के माप और मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी छात्रों 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, जो मैंने आपको बता दिए। संकेतवाचक संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और एक और है 5वां प्रकार, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बारे में मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले वे विशेषण शब्द जो अन्य संज्ञाओं की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बनारस है, बनारस से बनारसी कर दिया। कश्मीर है, कश्मीर से कश्मीरी सेव कर दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ की, जो ये सारे शब्द वहाँ की चीजों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। अब हम विशेषण के पद परिचय के बिंदु देखेंगे। विशेषण के पद परिचय के कौन कौन से बिंदु हैं। विशेषण का पद परिचय, निम्न बिंदु है छात्रों। आधार पर किया जाएगा। पहला बिंदु है विशेषण का प्रकार। दूसरा छात्रों लिंग, लिंग का प्रकार, वचन का प्रकार। और चौथा बिंदु छात्र इसमें करेंगे विशेषण का विशेषण से संबंध। और यदि गुणवाचक विशेषण होगा तो उसकी क्या बताएंगे हम, अवस्थाएं भी बता सकते हैं छात्रों। यदि गुणवाचक विशेषण है प्रकार में तो यहाँ हम गुणवाचक विशेषण बता करके और उसकी क्या बताएंगे, अवस्था है, अगर उत्तरावस्था है, मूलावस्था है या उत्तमावस्था, जो भी अवस्था है। उदाहरण देखते हैं छात्रों। पहला उदाहरण है वीर राम ने सब राक्षसों को मार डाला। मान देता हूं मैं, यहाँ है तो वीर राम ने सब राक्षसों को मार। छात्र यहाँ एक तो वीर के नीचे अंडरलाइन आए और सब के नीचे अंडरलाइन आए। तो सबसे पहले आपको वीर को लेना है और पहचानना है कि वीर क्या है। वीर राम, राम क्या है, संज्ञा,
और संज्ञा को देखकर क्या कहा गया? वीर। तो किसी संज्ञा सर्वनाम को देख करके जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। अब विशेषण का पद परिचय करने के लिए पहला बिंदु क्या है? विशेषण का प्रकार। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। उन 4 प्रकारों में वीर शब्द क्या बता रहा है? गुण है। तो पहला बिंदु क्या कर देंगे छात्रों? गुणवाचक है विशेषण। अगर गुणवाचक विशेषण है तो यहाँ इसकी अवस्था भी बता देंगे। वीर नाम की किसी से तुलना नहीं की गई तो अवस्था बता देंगे मूलावस्था। दूसरा बिंदु है लिंग है। तो छात्रों लिंग क्या बताएंगे हमें? पुल्लिंग। वचन एक वचन। और चौथा बिंदु है विशेष्य का विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। तो लिख देंगे राम विशेष्य का विशेषण। ठीक है छात्रों। दूसरा शब्द लेंगे हमें शब्द। अब तो हमें पता है कि हम किसका पद परिचय कर रहे हैं? विशेषण का। लेकिन परीक्षा में नहीं पता होगा तो देखेंगे सब राक्षसों। राक्षसों को देखकर क्या कहा गया? सब। राक्षस क्या है? संज्ञा। संज्ञा को देख करके जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? विशेषण। तो विशेषण का पद परिचय करने के लिए पहला बिंदु क्या होता है? विशेषण का प्रकार। तो छात्रों ये विशेषण का कौन सा प्रकार है? सब राक्षसों के। राक्षसों की संख्या बता रहा है। संख्या छात्रों 2 प्रकार से बताई जाती है, निश्चितता में और अनिश्चितता में। तो यहाँ सब शब्द है वो राक्षसों के अनिश्चितता में संख्या बता रहा है। तो छात्र क्या करेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक है विशेषण। दूसरा बिंदु क्या होगा? लिंग। कौन से लिंग का बोध हो रहा है हमें? पुल्लिंग का। वचन सब मतलब बहुत सारों का बोध हो रहा है तो क्या करेंगे अपन? बहुवचन। और चौथा बिंदु क्या? विशेष्य का विशेषण। जो किसकी विशेषता बता रहा है? राक्षसों की। तो लिख देंगे राक्षसों विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार से हम पद परिचय करेंगे। एक उदाहरण और देखेंगे छात्रों हमें। कमरे में सूखा नया तौलिया ले लो। तो यहां छात्रों सूखा के नीचे अंडरलाइन आए। कमरे में सूखा नया तौलिया। कमरे में सूखा नया तौलिया ले लो। तो यहाँ देखो नया भी विशेषण है और सूखा भी छात्रों क्या है? विशेषण। लेकिन यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन आई तो आप सूखा का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे कि किसको देखकर कहा गया है? सूखा। तौलिए को देख करके। उसका मतलब सूखा शब्द क्या है? विशेषण। अब विशेषण का पद परिचय करेंगे तो पहला बिंदु क्या है? विशेषण का प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सूखा शब्द उन चारों में किसका बोध करवा रहा है? गुणवाचक विशेषण के जो मैंने 10-12 बिंदु बताए थे, रूप, रंग, आकार, दिशा, दशा, अवस्था, इनका बोध करवा रहा है। तो क्या कर देंगे? गुणवाचक है विशेषण। दूसरा है छात्रों लिंग। कौन से लिंग का बोध हो रहा है? तौलिए से पुल्लिंग। वचन। कौन से वचन का बोध हो रहा है? एक वचन का। और चौथा बिंदु क्या है? विशेष्य का विशेषण। तो सूखा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तौलिया। लिख देंगे तौलिया विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार से छात्रों हमें सूखा विशेषण का पद परिचय करेंगे। एक और देखो छात्रों, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है।
तो यहाँ छात्रों छोटे के नीचे अंडरलाइन आए, वैसे यह भी विशेषण है, लेकिन मानो कि छोटे के नीचे अंडरलाइन आए तो आप छोटे का आपसे पद परीक्षण करवाया जाए तो आप देखेंगे किसको देखकर कहा गया है, भाई को। भाई क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा को देखकर जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? विशेषण। विशेषण का पद परीक्षण करने के लिए पहला बिंदु क्या होगा? विशेषण का प्रकार। तो छोटा शब्द यह भाई संज्ञा का क्या बता रहा है? आकार। तो रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, काल, स्थान, गंध, स्वाद आदि का बोध कराने वाला क्या होता है? गुणवाचक है विशेषण। उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है छात्रों? लिंग। कौन से लिंग का बोध हो रहा है? पुल्लिंग का। तीसरा बिंदु क्या है? वचन। छात्र क्या कर देंगे? एक वचन। और चौथा बिंदु विशेषण का विशेषण, तो लिख देंगे भाई विशेषण का विशेषण। इस प्रकार से छात्रों हम विशेषण का पद परिचय करना सीखेंगे। मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि आपको ये विशेषण के प्रकार और विशेषण का पद परिचय समझ में आ गया होगा। छात्रों अगले वीडियो में हम अविकारी पद, क्रिया विशेषण, समानार्थी बोधक इनके बारे में और इनका पद परिचय करना सीखेंगे। आज के वीडियो में छात्रों केवल इतना ही। गर्मी का मौसम है, समय काफी है। धन्यवाद छात्रों।